हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग रिमेनिंग 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग एनसीएल एग्जाम पे पूरी तरह फोकस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, अ सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू अ लैब सीव एनालिसिस यूजिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड IS सीव। ओके, तो यहाँ पे बोला, यहाँ पे आउट ऑफ 3 kg ऑफ सॉइल यूज इन द टेस्ट 1200 ग्राम वाज रिटेन ऑन IS 600 माइक्रोन सीव, 1500 ग्राम वाज रिटेन ऑन IS 500 माइक्रोन सीव एंड द रिमेनिंग 300 ग्राम वाज रिटेन ऑन 425 माइक्रोन सीव। द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सॉइल इज, यानी कि आपसे CU पूछा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला होता है D60/D10। ओके, D60 का मतलब है यानी कि वो साइज जिसमें से 60% पार्टिकल पास हो जाते हैं, और D10 का मतलब है वो साइज जिसमें से 10% पार्टिकल पास हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको पूरा कंप्लीट समझा देता हूँ यहाँ पे, कि हमने जो सेट है सीव का वो सेट करते पहले। एक ये सीव है, ठीक है, ये कितने की है? पहली सीव हमारी 600 माइक्रोन की, उसके बाद दूसरी हमारी 500 माइक्रोन की, उसके बाद तीसरी हमारी जो लास्ट है वो 425 माइक्रोन की। ओके, हमको साइज़ पता करना है। ऊपर से वेट कितना डाला हम लोगों ने? 3 kg, यानी कि हमको ग्राम में कन्वर्ट कर ले, यानी 3000 ग्राम। ठीक है, और उसमें से 1200 ग्राम रिटर्न हो गया किस पे? 600 वाली सीट पे, यानी कि 1200 यहाँ रह गया और 1500 किस पे रह गया? 500 वाली पे। तो यहाँ पे 1500 रह गया। ओके, और रिमेनिंग 300 कहाँ पे रह गया? 425 पे। 425 पे कितना रह गया यहाँ पे? इसको हम लोग कितना कर लेते हैं? 300 ग्राम। ठीक है, ये रिटेन है। ये वर्ड को ध्यान रखना, वर्ड में जो जहाँ कन्फ्यूजन एग्जामिनर करता है वो करता है रिटेन एंड पास। ठीक है, क्योंकि D60 का मतलब है जितने परसेंटेज 60% पार्टिकल उस साइज से पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है रिटेन की, यानी कि हम लोगों को पहले निकालना है 60%। कितने का? 3 kg का। ठीक है, 3 kg का 60% निकालेंगे और D10 के लिए 3 kg का 10% निकालेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि 3 kg यानी कि 3000 ग्राम का 60%, ठीक है, पास हो जाते हैं, और रिटेन कितने रह जाते होंगे फिर? 40%। तो हम यहाँ पे 60 का कितना लगेंगे? 40, यानी कि यहाँ पे रिटेन की बात कर रहा है ना, क्योंकि 60 पास हो गए तो रिटेन कितना हुआ 100 में से? 40%, यानी कि जिसमें से 40% रिटेन हो जाएंगे वो साइज हमारा 60% का हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसल, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 00 आएगी। ठीक है, यानी D60 का वैल्यू कितना हो गया? 600 माइक्रोन। ओके, ये हो गया। ओके, चलो इतना हो गया। अब हम बात करते हैं कि D10 यानी कि 10% पार्टिकल उससे फाइनल है। अगर 10% पार्टिकल फाइनल है तो 90% पार्टिकल कोर्सर होंगे, यानी कि 90% पार्टिकल रिटेन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पता करेंगे कितने परसेंट पार्टिकल रिटेन कर रहे हैं। ओके, तो वो शायद हम लोग पता करते हैं पहले। तो क्या करेंगे? 3 का ही देखेंगे हम लोग। ओवरऑल इसी पे बात करते हैं, जो मेजर होता है हमारा ओवरऑल 3 kg। ठीक है, 90% रिटेन होने चाहिए, यानी कि 90 डिवाइड बाय 100, 00 कैंसिल हो गया, और 9 का 3 में गुणा करोगे तो 2700 आएगा। यानी कि वो साइज जिसमें से 2700 ग्राम पार्टिकल रिटेन हो जाए इसके ऊपर, तो वो कौन सा साइज है? वो साइज है आपका 500 माइक्रोन। क्योंकि 500 से ऊपर आप लोग पूरा कैलकुलेट करोगे तो 1200 ये और 1500 ये, तो दोनों कैलकुलेट करके इसके ऊपर ही आ रहे हैं ना, तो ये हो गए 2700। यानी कि D60 की जो वैल्यू हो वो 600 है, और जो D10 की वैल्यू हो 500 है। ओके, तो हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, C D60 डिवाइड बाई D10। ओके, D60 यानी कि 600 माइक्रोन के लिए यूज आया था, और 10 की वैल्यू जो थी वो 500 माइक्रोन आई थी। इसको इससे कैंसिल किया, 5 का 6 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.2। ओके, 1.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फॉर स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट डन ऑन सॉइल द मास ऑफ हैमर एंड ड्रॉप ऑफ हैमर हाइट, यानी फ्री फॉल हाइट पूछ रहा है। देखिए, हमारे जो स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन के 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है लाइट वेट, एक होता है हमारा हैवी वेट। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों में से कोई ना कोई डाटा मैच होना चाहिए। लाइट वेट की बात करें हम लोग, और एक हैवी वेट की बात करें, तो लाइट वेट का जो
लाइट वेट टेस्ट होता है उसमें जो वेट होता है हमारे का वो 2.6 होता है और हैवी में कितना होता है 4.9 होता है। फ्री फॉल हाइट इसकी होती है 310 mm होती है, इसकी 450 mm होती है। और इसकी कितने लेयर में बात करते हैं 3 लेयर में और हैवी के लिए 5 लेयर में। अब इसमें से दोनों मैच करें, जो मैच करेगा वो आंसर होगा। देखिए 4.9 तो कहीं दिख नहीं रहा तो यानी कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। 2.6 दिख रहा है यानी कि लाइट होने वाला है। ओके, तो लाइट होगा तो फिर हम लोग वो 2.6 देखते हैं तो यानी कि 2 और 3 में आंसर लग रहा है। लेकिन फ्री फॉल हाइट में कन्फ्यूजन फिर होता है। लेकिन लाइट वेट के लिए कितनी होती है फ्री फॉल हाइट 310, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के जगह ये डाटा ना देख के ये डाटा इसके लिए भी पूछा जा सकता था। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों से कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। अभी आप लोग एसएससी जेईई में देख रहे हैं, बहुत से पीएसयू कंपनी के एग्जाम में लाइट वेट और हैवी कॉम्पैक्शन वेट से क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। आप एलएमआरसी भी देख सकते हैं, यूपीपीसीएल भी देख सकते हैं। यानी कि ये लाइट वेट और हैवी वेट एक ऐसे दो टॉपिक हैं जिनसे सिर्फ 3 डाटा के बेसिस पे मेजर क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों डाटा आपको याद रखें, दोनों टेस्ट के, एक लाइट वेट के और एक हैवी वेट के। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, a steel rod of 20 mm dia is used as a tie member in a roof bracing system and may be subjected to possible reversal stresses due to wind load. Okay, what is the maximum permissible length of the member? और उसका स्लेंडरनेस रेशियो आपको दे रखा है 350। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है क्योंकि उसने आपको स्लेंडरनेस रेशियो दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता तो आपको वो डाटा याद होना चाहिए था जिसकी वैल्यू जो होती है 350 होती है टाइम मेंबर के इस वाली कंडीशन में। ओके, तो स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 350 है। इफेक्टिव लेंथ हमको पूछिए लेंथ ऑफ द मेंबर यानी कि एल पूछा है। और लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन सर्कुलर के लिए होती है हमारी π/4। मैंने जो पिछली सीरीज ये चल रही थी वहाँ पे आपको एक शॉर्ट फॉर्म में करके बताया था कि के की वैल्यू जो होती है हमारी सर्कुलर सेक्शन के लिए होती है वो π/4 होती है। ठीक है, सॉरी π/4 नहीं d/4 होती है। ओके, तो d की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 20, तो 20 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 से जो 5 टाइम जाएगा, यानी कि l की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 350 इंटू 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1750 mm। ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपको इस तरह, अब मैंने एक क्वेश्चन को कितना सिंपली कंप्लीट कर दिया क्योंकि मैंने एक वैल्यू याद रख ली, के जो होती है वो होती है d/4 सर्कुलर सेक्शन के लिए। और मुझे के निकालने के लिए प्रॉपर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह टाइम अपना आप बचा सकते हैं। आप जो डाटा बार बार रिपीट होता है उनको याद रख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए यहाँ से। और ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है कि आपसे सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर सेक्शन के टर्म में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो हम लोग इस पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे आने वाले जो सीरीज आने वाली हमारी उस पर। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2 एसोसिएट विद द फ्रेश कंक्रीट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स पूछ रहा है, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। ओके, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, एज द कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीजेज द स्लम्प डिक्रीजेज। ये तो गलत है क्योंकि जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लम्प वैल्यू के। ओके, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या हमारा गलत है। स्टेटमेंट 2 की ओर बढ़ते हैं, स्लम्प टेस्ट हेल्प इन क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। नहीं, ये तो वर्केबिलिटी के लिए यूज होता है, यानी कि स्टेटमेंट 2 भी गलत है, यानी कि दोनों गलत है। यानी कि S1 एंड S2 बोथ आर रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो कॉम्पैक्शन वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है VB टेस्ट के लिए। ठीक है, जो टाइम बताता है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ लेटरल बकलिंग ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन प्रोवाइडेड torsional restraint as fully restrained and warping restraint
एज बोथ प्लेन्स फुली रेजिस्टेंट शुड बी। तो आपके लिए ये एक टेबल होती है स्टील में बीम्स के लिए, तो आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या है 0.7L, ये आपको याद रखना पड़ेगा डाटा। ओके, तो ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10% होते ही हैं हर एग्जाम में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजिग्नेशन M30 कंक्रीट सजेस्टिव कोरा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क। M30 का मतलब क्या होता है, सिंपल है कि द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब एट 28 days इज 30 Nm/mm स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिसिबल डिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्लिन ऑफ 4.5 मीटर इज subjected to live load supporting GI metal sheet and supported by elastic cladding is। तो जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है L/150। ओके, L की वैल्यू कितनी तरह की यहाँ पे 4.5, क्योंकि ये मीटर में है तो हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे। ओके, डिवाइड बाय 150, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो यहाँ आएगा, डबल जीरो डबल जीरो कैंसर, 15×3=45 यानी कि 30 mm इज द राइट आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, L/150। L किस में रखते हैं हम लोग यहाँ पे mm में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन वाटर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000। ओके, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 200 mg/लीटर, और वहीं इनऑर्गेनिक की बात करें हम लोग तो इनऑर्गेनिक के लिए कितनी होती है 3000। ठीक है, 3000 इनऑर्गेनिक के लिए होती है, ऑर्गेनिक के लिए 200। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैच द डेजिग्नेटेड कंपोनेंट इन लिस्ट 1 एंड विद इट्स पर्पस एट एयरपोर्ट इन लिस्ट 2। ओके, तो दोनों डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट है आपका बेसिक रनवे लेंथ। तो जो बेसिक रनवे लेंथ उसके लिए डिज़ाइन करते हैं हम लोग इंजन फेलर केस के लिए। किसके लिए? इंजन फेलर केस के लिए। ओके, इंजन के लिए। तो ए का क्या हो गया, ए का हो जाएगा आपका 4। ओके, ए का हो जाएगा 4। और रनवे कैपेसिटी की बात करें हम लोग तो रनवे कैपेसिटी किसके बेस पे डिज़ाइन होती है आपकी? एक तो लोकेशन होनी चाहिए, लोकेशन के अकॉर्डिंग, और टैक्सी वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जिट टैक्सी वे के अकॉर्डिंग। यानी कि ए का 4 है और आपका बी का कितना है? बी का आपका 3 है। ठीक है, यानी कि 4 3, ये याद रखें हम लोग। और रनवे ज्योमेट्री की डिज़ाइन की बात करें हम लोग तो रनवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन किसके बेसिस पे होती है आपकी? विड्थ एंड लेंथ ऑफ सेफ्टी एरिया ऑफ एयरपोर्ट, यानी कि 4 3। और सी का हो जाएगा आपका 1। और हैंगर की बात करें तो हैंगर होता है आपका हाउसिंग सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए, यानी कि इसका हो जाएगा 2, यानी कि 4 3 1 2। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या आंसर होने वाला है 4 3 1 2 के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 4 3 1 एंड 2। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कौन सा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, यही देखते हैं, सिर्फ उनको डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं, टिक कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सा नहीं पूछा या फिर कौन सा है, क्या पूछा है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS OPC बाय BIS। ओके, तो 3 ग्रेड होते हैं, एक 33, एक 43, एक 53। ओके, ये तो आपको सबको नॉलेज है। यानी कि कौन सा नहीं है इन तीनों में से? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन कंपास सर्वे होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज 237 डिग्री 45 मिनट, देन इट्स क्वाड्रेटल बेयरिंग। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। आप लोगों को इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा इसमें मैं आपको। कि ये देखिए, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये साउथ। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, वरना आप लोग क्या दिमाग में प्रैक्टिस हो ना, तो आप लोग दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो और लॉजिक से आंसर ला सकते हो। देखिए, आपको जो बेयरिंग दे रखी है होल सर्कल बेयरिंग, वो यहाँ से स्टार्ट होगी 180 प्लस ये 270 होती है और इस रेंज में आ रही है। ठीक है, यानी कि जो बेयरिंग होनी है वो साउथ टू वेस्ट जानी है। ठीक है, साउथ टू वेस्ट, यानी कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया,
और साउथ टू वेस्ट यानी 2 और 3 में आप कन्फ्यूजन होना है। ये बिना कैलकुलेशन के पूरा बता रहा हूँ मैं आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। साउथ यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 में कन्फ्यूजन होना है। ओके, अब आप लोग क्या देखते हैं कि अब आप क्या करेंगे, इसको 180 में से माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि 237 में से 45 में से आप 180 माइनस करेंगे तब तो आपकी बेरिंग निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे 0 सेकंड होगा, यानी कि 45 तो एज इट इज नीचे आएगा ना, यानी कि 45 किस में एज इट इज नीचे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में सोचना है, ये सारी चीज़ें आपको देखते टिक कर देना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सिंपल एग्जामिनर आप लोगों को हिंट भी देता है कि आप थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर को टिक कर सको, ठीक है। आंसर हमेशा इस तरह लॉजिकल सोचे जाते हैं कि स्टूडेंट थोड़ा सोचे तो वो आंसर आराम से निकाल सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द अप्रॉक्स प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क विद brick of nominal size 19 by 9 by 9 cm with 50% extra for frog filling wastage। तो अब हम इस क्वेश्चन को 2 अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। पहली अप्रोच होने वाली है डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ, और दूसरी अप्रोच होने वाली है शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिसमें आप विद इन अ सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट करके उसका आंसर बता सकते हैं। ओके, तो हम लोग पहले फर्स्ट अप्रोच पे बात करेंगे जो डिटेल होने वाली है। तो इसके ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच में कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट वेट मोर्टार, ठीक है, एक ब्रिक ली हमने, उसका वॉल्यूम हमने पता किया कितना है बिना वेट मोर्टार के। ओके, तो वो कितना वॉल्यूम आता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। वैसे ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोर्टार कितना निकल गया, इतना हमारा, और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद वेट मोर्टार कितना निकल के आया हमारा 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10, इसका मल्टीप्लाई करके 0.002 मीटर क्यूब। ये सिंपल कैलकुलेशन वाली बात है। ओके, अब इसमें से ये वाली यानी कि इस लाइन में से इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, तो 2 में से जब आप 1 घटा दोगे तो क्या निकल आएगा हमारा वेट मोर्टार एक ब्रिक के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर 1 ब्रिक, ठीक है, एक ब्रिक के लिए कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो इतना आ गया। ओके, इतना तो ठीक है। अब हमने किसके लिए निकाला, ये एक ब्रिक के लिए, यानी कि एक ब्रिक में कितना वेट मोर्टार चाहिए हमारा, वो इतना चाहिए, इतना हो गया। अब हम जनरली जो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो बात करते हैं 1 मीटर क्यूब के लिए, यानी कि पर मीटर क्यूब के लिए कितना रिक्वायर्ड है, उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई हम लोग करते जाते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहले कि नंबर ऑफ ब्रिक्स की। तो यहाँ पे लिखा हो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क, यानी कि 1 मीटर क्यूब का कोई ब्रिक वर्क हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए हमको, तो उसकी बात करते हैं। तो 1 मीटर क्यूब यानी कि जितना ब्रिक वर्क है उसमें 1 मीटर जो एक ब्रिक है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आई कितनी 500, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स चाहिए हमको 500 चाहिए। और एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना चाहिए, एक ब्रिक के लिए जो वेट मोर्टार है वो इतना है, यानी कि 1 मीटर क्यूब के लिए वेट मोर्टार कितना होगा, तो इसमें 500 का गुणा कर देंगे ना। तो सो वेट मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क, कौन सा मोर्टार, वेट मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना वेट मोर्टार हमारे लिए निकल आएगा। यानी कि हम लोग जनरली बात करते हैं तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए कितना वेट मोर्टार हमारा चाहिए होता है, वो इतना होता है। लेकिन प्रैक्टिकली बात की जाए तो हम लोग ये मोर्टार नहीं लेते, क्योंकि हम लोग साइड से मोर्टार लेके आते हैं जो कि ड्राई फॉर्म में होता है, तो हम लोग इसको ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार कितना है, अजम्पशन में जो लिखा है 1.25 मीटर क्यूब वेट मोर्टार। अजम्पशन गलत है, यहाँ पे ड्राई की जगह वेट कर दिया, वेट की जगह ड्राई कर दिया, वो अजम्पशन गलत है। जनरली मैं आपको बताऊं तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार इज इक्वल टू 1.33 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार। ये जनरली हम लोग लेते प्रेफर करते हैं, लेकिन अजम्पशन में क्या दे रखा है 1.25, ठीक है, अजम्पशन गलत है, इससे आप इसको सही कर लीजिएगा, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार इज इक्वल टू 1.25 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार, ठीक है। तो वेट मोर्टार कितना निकला 1 मीटर क्यूब के लिए हमारा इतना निकला है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में बोला था 15% एक्स्ट्रा लेना है
किसके लिए? फ्रॉग फिलिंग के लिए। तो 50% के लिए क्या कर दिया हमने, इसको 1 + 15 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1.15 आएगा, तो उसका भी मल्टीप्लाई यहीं पे कर दिया हम लोगों ने। तो 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए ड्राई मोटर कितना निकल आया हमारा? इतना है। यानी कि अगर मैं 1 मीटर क्यूब की ब्रिक वर्क की चिनाई करता हूँ, मेजनरी करता हूँ, तो मुझे कितना मोटार, जो ड्राई मोटार है वो कितना रिक्वायर्ड है, तो वो होने वाला है 0.3313 मीटर क्यूब। ओके, ये हो गया। लेकिन हमसे पूछा परसेंटेज में, किसके रेस्पेक्ट में पूछा? जितना टोटल वर्क है, और टोटल वर्क कितना है? 1 मीटर क्यूब। सो परसेंटेज ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, जितना जितना काम करेंगे। तो ड्राई मोटार कितना निकल के आया हमारा? 0.3313। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा अब आपको पूरा 0.3313 अपॉन 1 इंटू 100, तो निकला है 33%। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था, लेंथी प्रोसेस था। लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं, जो ऑप्शन एलिमिनेट की बात करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन की ओर देखते हैं पहले हम लोग। ऑप्शन है 33%, 25%, 18% एंड 46%। तो हम लोग जनरली टर्म में बात करते हैं, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो क्या करते हैं हम लोग कि 10 मीटर क्यूब के लिए हम लोग 30% लेके चलते हैं ब्रिक वर्क के लिए। यानी कि मान लीजिए अगर मैं 10 मीटर क्यूब की चिनाई करने वाला हूं, तो 10 का 30% यानी कि अपॉन 100 करेंगे तो 3 मीटर क्यूब मुझे ड्राई मोटार चाहिए होगा। ठीक है, 3 मीटर क्यूब मुझे ड्राई मोटार चाहिए होगा। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि 30% तो हमको लेना ही लेना है, ये तो मिनिमम है। ठीक है, तो 30% हम लेते हैं ड्राई मोटार, किसके रेस्पेक्ट में? अपने जो टोटल वर्क है ब्रिक का, उसके रेस्पेक्ट में। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि ऑप्शन है एक 33%, ठीक है, दूसरा 25% और तीसरा 18%। हम ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक 33% है और एक 25% है और एक 18% है और एक 46% है। तो 25-18 तो कैंसिल है क्योंकि 30% होता है। लेकिन इसके लमसम बात करें तो ये ऑप्शन ही यहाँ पे आता है जो कि 33% है। इसके क्लोजेस्ट 30 के क्लोजेस्ट कौन सा? 33%। 46% बहुत ज्यादा हो गया। इतना हम लोग उसमें यूज करते हैं कंक्रीटिंग में, कितना? 52 से 54%। और एक्यूरेट सबसे ज्यादा कौन सा है? 54%। तो यहाँ से आपको दोनों ऑप्शन पता चल गए, दोनों वे पता चल गए किस तरह आपको इसको कैलकुलेट करना था। एक लेंदी प्रोसेस थी पूरा, जिसमें आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताया गया था कि 1 ब्रिक के लिए निकालेंगे, फिर विदाउट मोटार के लिए निकालेंगे, पूरा प्रोसेस था। और एक शॉर्ट मेथड या फिर शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं आप इसको, कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके करा जाता। क्योंकि इतना लेंदी प्रोसेस आप एसएससी जेईई एग्जाम में नहीं करने वाले। वहां पे आपको सिर्फ 1 मिनट देना है एक क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा, और विद इन 30 सेकंड इस तरह आप एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। लेकिन इतना चीजें आपको पता है तो आप यहीं से इसको पूरे को क्रैक कर सकते हो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ लेवलिंग वर्क वाज कैरिड आउट अलोंग अ फॉलिंग ग्रेडियंट using a dumpy level and leveling staff of 3 meter. The following successive reading were taken. कितनी रीडिंग ले रखी है आपको? यहाँ पे दो बात याद रखनी है कि लेवलिंग वर्क कहाँ पे लिया गया? फॉलिंग ग्रेडियंट, यानी कि इस तरह की ग्रेडियंट है, वहाँ पे लेवलिंग वर्क लिया गया है 3 मीटर की स्टाफ से। ओके, और रीडिंग कितनी दे रखी है आपको? पहली रीडिंग है 1.15, उसके बाद 2.74, उसके बाद 0.75, उसके बाद 1.79। ओके, यहाँ पूछा व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग फॉर रीडिंग इन द फील्ड बुक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे तो रीडिंग क्या हमारी बढ़ती जानी चाहिए, है ना। तो फर्स्ट रीडिंग कितनी है? 1.115। ओके, यानी कि पहली रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक साइड। उसके बाद कितनी है? बढ़ रही, यानी कि आपकी 2.74। उसके बाद एकदम घट गई, यानी कि हमने वहाँ पे रीडिंग चेंज करनी, यानी कि बैक साइड के बाद लास्ट रीडिंग कौन सी होती है हमारी? फोर्थ साइड। उसका फिर से हम फर्स्ट रीडिंग लेंगे, यानी कि 0.75, वो कौन सी होगी हमारी? फिर वो होगी हमारी बैक साइड। उसके जो लास्ट रीडिंग रहती है हमारी वो होती है फोर्थ साइड। ठीक है, यानी कि बैक साइड, फोर्थ साइड, बैक साइड, फोर्थ साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन और टैंक विद एक्सवेटेड लेवल ग्राउंड टू अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर। The top of the tank is rectangular in shape and area of 50 by 40 meter and the side slope of the tank is 2:1, यानी कि 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल चलने पर 1 यूनिट वर्टिकल चला जाएगा। ओके, तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले डायग्राम कुछ इस तरह है कि
ये आपका एरिया है 50 का, ये 40 का, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग 2 मीटर हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो 1 वर्टिकल चलेंगे। सिंपल ये कॉन्सेप्ट दे रखा स्लोप का, और डेप्थ दे रखी है हमारी 4 मीटर। ओके, तो हम लोग इस मेथड को तो हम लोग इसमें सिम्पसन रूल मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए 3 एरिया की नीड होती है। ओके, कितने एरिया की नीड होती है? 3 एरिया की। तो हम लोगों को एक लेवल पे A1 तो पता है, A1 कितना हो गया, हम यहाँ पे लिख लेता हूँ। A1 ये हो गया हमारा 50/40, ठीक है, ये तो A1 हो गया। और A2 कहीं मिड में देख लेंगे, ठीक है। और A3 कहाँ पे होगा? A3 होगा हमारा 4 मीटर डेप्थ पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ 4 चलेंगे तो यहाँ कितना चलेंगे हॉरिजॉन्टल में? 8, यानी कि माइनस कितना होगा? 8 इधर से माइनस होगा, 8 इधर से माइनस होगा, यानी कि 50 में से टोटल कितना माइनस होगा? 16 माइनस होगा। ओके, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 34, ठीक है। यहाँ इसको हम लोग A3 बोलते हैं। और इसी तरह इधर साइड भी 40 की साइड भी हम लोग कितना माइनस करेंगे? 16 माइनस करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 24 आएगी, ठीक है। यानी कि A3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे यहाँ से? 34 × 24। ओके, ये इसकी वैल्यू आने वाली है। हम लोग किस में बात करते हैं? हम लोग 2 एरिया तो हमारे पास हो गए, लेकिन तीसरा एरिया हम लोग क्या लेते हैं? बीच में लेते हैं। कहाँ लेते हैं हम लोग तीसरा एरिया? बीच में, यानी कि कहीं यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, कहाँ पे ले लेते हैं हम लोग? कहीं यहाँ पे ले लेते हैं बीच में, ठीक है। यानी कि हम लोग कितना लेते हैं यहाँ से? 2 मीटर डेप्थ पे बात कर लेते हैं। रेशियो क्या था? 2:1 था, यानी कि 2 मीटर अगर मैं वर्टिकल डाउनवर्ड चलता हूँ, यानी कि इधर कितना आ जाएगा? 4, यानी कि 4 इधर से माइनस होगा और 4 इधर से माइनस होगा, यानी टोटल 8 माइनस होगा। तो फिर वही होने वाला है, 15 में से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा? तो आएगा आपका 42। और उसी तरह 40 में से फिर 8 माइनस होगा तो आपका आंसर आने वाला है 32। यानी कि आपके फिर तीसरा एरिया कितना हो गया? 42 × 32। ओके, तो ये एरिया कितना हो गया आपका? 42 × 32। ओके, यहाँ पे इसको करते हैं हम लोग, यहाँ पे नोट। A3 इतना है, A2 बीच वाला एरिया होता है, वो कितना आपका? 32 × 42। अब सिंपल हम लोगों को क्या लगाना? हम लोगों को सिम्पसन का फॉर्मूला लगाना है। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से पूरा कंप्लीट, ठीक है। सिम्पसन का फॉर्मूला लगाना है। सिम्पसन को हम लोग, दूसरा नाम क्या है सिम्पसन का? मॉडल फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला कितना है उसका? वॉल्यूम का होता है D/3, ठीक है। D यानी कि डिस्टेंस, क्योंकि वो डिस्टेंस 4 थी, हम लोगों ने उसको हाफ में कर लिया, यानी कि 2 और 2 उसको इक्वल में डिवाइड कर लिया था। ओके, D/3 × A1 फर्स्ट एरिया प्लस 4A2 प्लस A3, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है। D की वैल्यू कितनी थी हमारी? 2/3। A1 कितना हमारा? 50 × 40। A2 कितना है? 4 × आपका 32 × 42। लास्ट का एरिया यानी कि A3 कितना आपका? 34 × 24। कैलकुलेशन लंबी है, कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे आप लोग तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर होगा आपका 5461, ठीक है। इतना आंसर आने वाला है आपका 5461, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 इज द राइट आंसर। ये प्रोसेस आपको पूरा पता होना चाहिए बस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज इन फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है किस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द फ्लो पैटर्न, गलत है। इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक्स, ये भी गलत है। लीड्स टू वर्क एनर्जी, ये भी गलत है। इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। वहीं हम लोग बर्नौली की बात करें तो बर्नौली बेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ओपन चैनल फ्लो द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू द वेटेड पैरामीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज, यानी कि ए बाय आपका क्या एरिया बाय वेटेड पैरामीटर, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक रेडियस। वहीं हाइड्रोलिक डेप्थ की बात करें, हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है आपका? वेटेड एरिया अपॉन टॉप ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। जो टॉप होती है ये वाली विड्थ, इसको विड्थ बोलते हैं।
ठीक है, ये लिया जाता है हाइड्रोलिक डेप्थ में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 20 mm per hour occurred over a watershed area of 1 kilometer square for duration of 6 hours. It is measured as direct runoff for a volume of 30,000 meter cube in the stream. Find the precipitation not available for direct runoff in the case. तो कौन सा यानी कि कितना जो वाटर था वो रन ऑफ में अवेलेबल नहीं था, यानी कि कितना वाटर प्रेसिपिटेट हो गया इनडायरेक्टली, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी टोटल कितनी हुई है, टोटल इंटेंसिटी की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि 20 mm हो रही है हमारी पर आवर यानी एक आवर में, लेकिन 6 आवर की बात करी गई है, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 6 का इधर होगा, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी निकल के आएगी 120 mm। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे mm सेंटीमीटर में बात की है तो हम लोग यहाँ पे mm में लेके चलते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 12 सेंटीमीटर इतना टोटल इंटेंसिटी हुई है। ठीक है, और एरिया कितना देर का 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम कितना देर का रन ऑफ का आपका 30,000 मीटर क्यूब, यानी कि हम लोग इसको भी कन्वर्ट कर देंगे इंटेंसिटी के टर्म में, तो यहाँ पे ये आएगा इस तरह, इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे यानी 10⁶ से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद यहाँ डबल जीरो बचेगी। ठीक है, जो कि मीटर में होगा, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट जो रन ऑफ था वो कितना निकल के आया हमारा 3 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल कितना इन हुआ, इन कितना है 12। ठीक है, और आउट कितना हुआ, आउट हुआ हमारा 9, तो कितना वाटर जो था हमारा वो रन ऑफ के लिए अवेलेबल नहीं था, वो था हमारा 9 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में भी बात हो सकती थी, लेकिन सिंपली यहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी के टर्म में बात की गई है, यानी कि डेप्थ के टर्म में। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यानी कि सिंपल आपको वॉइड रेशियो का फॉर्मूला पूछा है, तो आपको वॉइड रेशियो का फॉर्मूला पता है, E = VV/VS होता है, और पोरोसिटी की बात करें हम लोग N यानी कि PV/V होता है। तो यहाँ पे वॉइड रेशियो की बात की है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पूछा है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी कि 1 टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, गलत, टोटल वॉल्यूम गलत, स्टार्टिंग ही गलत है। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेरिएशन इन ड्यूटी ऑफ वाटर फ्रॉम द हेड ऑफ मेन कैनाल टू दैट ऑफ फील्ड। देखिए, जब भी मेन कैनाल से फील्ड की ओर बात की जाती है तो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, यानी कि मेन कैनाल लेस होगा तभी तो इंक्रीमेंट हो रहा है, कंपेयर करा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होता है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्यूटी ऑफ वाटर M इज ऑलवेज लेस देन ड्यूटी ऑफ वाटर एट F, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, कि एक लिस्ट में आपको अब जो टेस्ट होते हैं उसके नाम दिए हैं, दूसरी में आपकी जो पर्पस यानी जिस प्रॉपर्टी के लिए होते हैं वो दिए हैं। तो विकार्ट ऑपरेटर्स हम लोग सिंपली यूज करते हैं किसके लिए, सेटिंग टाइम कौन सा, इनिशियल फाइनल दोनों के लिए यूज करते हैं। ओके, यानी ए का हो गया यहाँ पे 3, ठीक है, ए का हो गया हमारा 3। ओके, ली चैट लिए किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, सिंपल साउंडनेस के लिए। ओके, तो बी का हो गया यहाँ पे 1। ब्रिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, यानी कि सी का हो गया हमारा 4। और एयर परमिबिलिटी सिंपल साउंडनेस टेस्ट के, यानी कि डी का हो गया 1, यानी कि 31। ओके, ये आपका फाइनेंस होगा एयर परमिबिलिटी यानी कि 2। ओके, ये 2 होगा यहाँ पे 3142 313 यानी 3140, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एस्टिमेट द डिस्टेंस to the center of pressure below the free surface for a vertical triangle plane area submerged in water with one side on the free surface vertex downward altitude h। तो सिंपल आपको ये डिटेल याद रखनी है, सिंपल इसमें कोई कैलकुलेशन की बात नहीं है, ये याद रखनी है कि इस कंडीशन में जो आपका CP की रेंज होगी वो वैल्यू होगी यहाँ से h/2 पे लाई करेगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, while conducting the softening point test on between the real is expressed as,
तो जी सॉफ्टनिंग जो टेस्ट होता है वो किस पर्पज़ के लिए होता है, तो हम लोग वहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू से भी रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं वो। तो हम लोग करते क्या इस टेस्ट में, सॉफ्टनिंग टेस्ट में हम लोग कि जो इस तरह हम लोग 2 स्टील की बॉल्स रखते हैं, बिटुमिन की लेयर होती है, इस पे 2 स्टील की बॉल्स रखते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, और जिस पॉइंट पर ये मेल्ट हो जाता है टेम्परेचर पे बिटुमिन, उस टेम्परेचर पे ये बॉल है डाउनवर्ड चली जाती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉफ्टनिंग पॉइंट हम लोग एक तरह से टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है A30 का मतलब क्या होता है, तो इम्पॉर्टेंट बात है। A30 का मतलब मैं आपको बताता हूँ। A का मतलब है असम, 30 का मतलब है उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू दे रखी है 30 यानी कि 3 mm। ओके, जब हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 3 mm आएगा। मतलब कि जो A30 का मतलब है जो बिटुमिन जिसकी जो वैल्यू है वो 30 यूनिट है और वो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है असम में। ओके, यानी A30 का मतलब ये है। और एक और बताता हूँ मैं आपको, S30, ठीक है, S30 यानी कि अदर देन असम। तो ये दोनों आपको याद रखते हैं। ये डिटेल्स जब भी दिमाग में आ जाती है तो वो बता दी जाती है टॉपिक के साथ ही। जैसे ये टॉपिक आ गया बिटुमिन का, उसी से पेनिट्रेशन, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डाटा है, ये डाटा पूछा जा चुका है, तो 100% कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1, S2, S3 pertains to an अंडर reinforced कंक्रीट बीम, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि करेक्ट बताना है। तो हम लोग को करेक्ट बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, उसको छोड़ देना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। दिस बीम आर डीपर देन व्हेन कंपेयर टू अ बैलेंस सेक्शन। ओके, हाँ, यानी S1 तो राइट आंसर है ना। S1 कैसा हमारा राइट आंसर है, यानी कि S1 तो राइट आंसर है। S2 की बात करते हैं। द फेल ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू फेल ऑफ स्टील। नो, फेल ऑफ स्टील के चक्कर में कभी बीम्स फेल नहीं होती, बीम फेल होती क्रशिंग के चक्कर में, यानी कि S2 कैसा हमारा गलत है। यानी कि S1 कैंसिल, S2 कैंसिल, यहाँ यानी कि यहाँ पे S2 दिख जाए वो कैंसिल हो जाना चाहिए, यानी कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कौन सा है 4, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर है। लेकिन फिर भी हम लोग थर्ड ऑप्शन को पढ़ेंगे। दीज बीम्स अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन एट फेल। हाँ, लार्ज डिफ्लेक्शन पे तो जाती हैं, यानी कि S3 भी हमारा राइट आंसर है। ओके, यानी कि 4 राइट आंसर है, जिसमें स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग इज फैचिंग एन एनुअल रेंट ऑफ, ठीक है, 1,80,000। द परचेजर डिजायर टू गेट 5% रिटर्न ऑन द कैपिटल। द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। देखिए, कैपिटलाइज वैल्यू का CP का जो सीधा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नेट इनकम इंटू ईयर परचेज। नेट इनकम कितनी आ रही है उसकी, आपकी 1,80,000, ठीक है, और ईयर परचेज 100/i होता है। आई की वैल्यू कितनी रखी है 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आप 3,60,000। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। The ratio of compressive strength of a material in saturated with water to that in dry state is known as, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का एक रेशियो है किस कंडीशन में, एक तो है सैचुरेटेड कंडीशन में और एक है आपका ड्राई कंडीशन में। ड्राई कंडीशन में भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है लेकिन वो ड्राई कंडीशन में है, तो इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो पूछा जाए, तो उसका जो फॉर्मूला है वो 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइड बाय 3। इस पे या तो आपको फॉर्मूला पे क्वेश्चन बेस हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला है आपका कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का, या फिर जो ज़्यादा चांसेस हैं वो टुवर्ड द क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, और बहुत से एग्जाम में इससे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है इन द प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, तो ये सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट डेवलप करके लाऊंगा। और साथ ही साथ अब हम लोग आगे चल के फोकस करने वाले हैं प्रॉपर पूरी तरह NCL एग्जाम पे। जितने बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिमांड आ रही है, अब हर डेली के डेली
इंस्टा पे, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह आपके मैसेज आते रहते हैं एनसीएल के रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कराइए। तो अब हम लोग पूरा फ्री हो गए हैं सिविल से। जो एसएससी के एग्ज़ाम की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग पूरी तरह फोकस करेंगे एनसीएल एग्ज़ाम पे। हम लोग पूरी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, क्योंकि इस समय हमारे पास सिलेबस नहीं है, तो किस तरह हम लोगों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि एनसीएल एग्ज़ाम में जो सैलरी पे भी बात करेंगे, अभी हम लोग सैलरी वगैरह पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है, अब हम एनसीएल पे फोकस करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड मेक योर फैमिली प्राउड बाय गेटिंग ए गुड जॉब। ओके, जय हिंद, जय भारत।